हाय, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 11,34,273 थी और ये राज्य की कुल जनसंख्या का 0.6% थी, ठीक है? भारत की कुल ईएसटी जनसंख्या का योगदान में जनसंख्या में 1.1% का योगदान करती है। अगर भौगोलिक वितरण की बात करें तो लगभग सभी जिलों में जालौन और अयोध्या को छोड़कर एसटी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, जालौन और अयोध्या को छोड़कर लगभग सभी जिलों में एसटी जनसंख्या पाई जाती है। प्रमुख जिले जहाँ जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो सोनभद्र सबसे अधिक एसटी जनसंख्या 3,85,018 है, जबकि सबसे कम बागपत में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अधिक एसटी जनसंख्या सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में, बिल्कुल भी नहीं जालौन और अयोध्या में। ठीक है, अब हम अगर एसटी की सूचीबद्धता देखें कि कब कौन सी जनजातियां एसटी के सूची में इंक्लूड हुई थी, तो 1967 में पहली बार 5 जनजातियां शामिल हुई, जो थी थारू, बुक्सा, भूतिया, जौनसारी और राजी। बुक्सा और राजी ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, यानी पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती हैं बुक्सा और राजी। ठीक है, ये 1967 में ये पांचों जनजातियां एसटी लिस्ट में शामिल हुई थी। ये जनजातियां सामाजिक आर्थिक रूप से अंत कमजोर मानी जाती हैं, बुक्सा और राजी, क्योंकि इसे इसीलिए पीबीटीजी ग्रुप में जोड़ा गया है, पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। 2003 में 10 जनजातियों को एसटी कैटेगरी में जोड़ा गया, जिनमें थे गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, चेरव और बैगा। ठीक है, अगर गोंड की बात करें तो आपको सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर वाले बेल्ट में मिलेंगे। धुरिया आपको सोनभद्र मिर्जापुर में, नायक सोनभद्र मिर्जापुर में, ओझा सोनभद्र मिर्जापुर में, पठारी सोनभद्र में, ठीक है, राजगोंड सोनभद्र मिर्जापुर में, खरवार आपको मिलेंगे सोनभद्र मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया वाले रीजन में, खैरवार मिलेंगे सोनभद्र मिर्जापुर में, चेरो मिलेंगे सोनभद्र मिर्जापुर में, बैगा भी सोनभद्र में मिलेंगे। ठीक है, अब मैप वाइज हम लोग देखते हैं। अगर हम गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड की बात करें तो ये आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ, ध्यान से देखिए। बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। इन जिलों में आपको गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड मिलेंगे। ठीक है, खरवार और खैवार की अगर बात करें तो आपको मिलेंगे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में मिलेंगे। ठीक है, चेरों की बात करें तो आपको सोनभद्र और वाराणसी में मिलेंगे। पहाड़िया, बैगा, अगरिया और भुइया ये आपको सोनभद्र में मिलेंगे। पंखा या पनिका आपको मिलेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र रीजन में। ठीक है, ये मैप्स हम लोगों ने देख लिया। अब एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट जो जनजातियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे थारू जनजाति, थारू जनजाति का जो निवास स्थान है वो तराई क्षेत्र के जिले हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये उत्तरी वाला भाग। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ये वाले रीजन आपको मिलेंगे, जहां पर आपको थारू जनजाति मिलेंगे। अगर इनकी उत्पत्ति और पहचान की बात करें तो ये किरात वंश से संबंधित है। ठीक है, किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में भी विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, अतः इसे थारू कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या की स्थिति देखें तो ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कुल 1.05 लाख जनसंख्या है। गोंड पहले नंबर पे आते हैं, 5.69 लाख जनसंख्या। दूसरे पे खरवार है, 1.61 लाख। ठीक है, अगर थारू लोगों की शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं को देखें तो थारू लोग कद में छोटे, चौड़े मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। पारंपरिक थारू पुरुष धोती पहनते और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। पारंपरिक थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें तरह तरह के आभूषण और शरीर पर गुदना गुदवाने का काफी
प्रिय है। ठीक है, टैटू जिसे कहते हैं गुदना। भोजन की अगर बात करें तो मुख्य भोजन में क्या है, चावल है। इसके अलावा ये दाल, रोटी, दही तथा मछली भी खाते हैं। ध्यान रहे कि इन लोगों के द्वारा दोपहर और शाम के भोजन के लिए मिजनी एवं बेरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोपहर में मिजनी और शाम को बेरी कहते हैं। विवाह प्रथा की अगर बात करें तो थारू जनजाति में पहले संयुक्त और मात्र सत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती थी, लेकिन अब इनमें काफ़ी बदलाव हो रहा है। तो थारू समाज में विवाह प्राय बिना दहेज के होता है। विवाह का खर्च प्राय दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि इनमें बदला विवाह और चुटकुट्टा विवाह का प्रचलन है। ठीक है, बदला विवाह और चुटकुट्टा विवाह का प्रचलन है। इनमें विवाह रस्म का संपादन भर्रा भर्रा यानी कि पुरोहित उनके पुरोहित को भर्रा कहते हैं, तो भर्रा द्वारा कराया जाता है। विवाह के अवसर पर विशेष भोज का प्रचलन भी होता है। ये लोग हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवता होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना आदि में भी विश्वास करते हैं। ये देवी काली को अधिक मानते हैं। ठीक है, देवी काली को अधिक मानते हैं और भैरव महादेव भी इनके आराध्य देव हैं। ये रामकृष्ण की भी पूजा करते हैं। थारू लोग के अनेक छोटे-छोटे देवी देवताएँ भी होते हैं। ये लोग हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं, जैसे कि आपका होली लंबे समय तक ये मनाते हैं, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और बजहर त्योहार। अर्थव्यवस्था देखें तो कृषि प्रधान प्रधान है। दाल, तिलहन, गेहूँ, सब्जी इन सबको भी ये उगाते हैं। व्यवसाय में ये पशुपालन, शिकार, लकड़ी, जड़ी-बूटी संग्रह करना। इनके घर लकड़ी और नरकुल के बने होते हैं। ठीक है, अगर सरकारी प्रयास देखें, सरकारी योजनाएँ देखें तो थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को चलाया गया। लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय बनाया गया। थारू संग्रहालय बलरामपुर में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने थारू को देखा। अब आगे चलते हैं और बुक्सा को देखेंगे। ठीक है, बुक्सा या भोक्सा जनजाति। ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ है? बिजनौर। ये देखिए मैप में, ये बिजनौर इनका निवास स्थान है। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो पतवार राजपूत या मराठों से विस्थापित। ठीक है, बुक्सा या बुक्सा जनजाति के बिजनौर जिले में छोटी-छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं। अधिकांश लोग का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखते हैं। कुछ विद्वानों ने मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना है। बुक्सा पुरुषों लोगों का कद और आँखें छोटी होती है। उनके पलकें भारी, चेहरा चौड़ा एवं नाक चपटी होती है। स्त्रियों में गोल चेहरा, गेहुआ रंग तथा मंगोल नाक नक्श स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ये लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा लोग का मुख्य भोजन मछली और चावल है। इनके अधिकांश पुरुषों में मद्यपान की आदत है। ठीक है, तो ये मद्यपान करते हैं भाई। ठीक है, अगर वेशभूषा की बात करें तो पुरुष धोती कुर्ता पगड़ी पहनेंगे और स्त्रियां लहंगा चोली ओढ़नी और इडरी चूड़ा। इडरी चूड़ा ये राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी द्वारा ऊंचा जूड़ा भी बांधती है ना, ये इजड़ी जूड़ा। ठीक है, इडरी चूड़ा। सामाजिक संरचना की बात करें तो इनमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं ना। उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि होते हैं। गोत यानी कि गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। हिंदू जातियों के समान ही ये अंतर्विवाह होती है, परंतु हिंदू समाज से भिन्न होते हैं, क्योंकि बुक्सा समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। ठीक है, ठीक है, अनुबंध मात्र। इनमें हिंदुओं के समान ही अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। ठीक, इनके परिवार अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत है। साथ ही केंद्रीय परिवार भी है और परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होते हैं। ये लोग महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, ठीक है, इन सबको पूजते हैं। इनके प्रमुख देवी चामुंडा, ठीक है, चामुंडा देवी हैं। ये सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। इनके व्रत और त्योहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। होली, दिवाली, ठीक है, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख त्योहार हैं। ग्राम देवी का पूजा पवित्र स्थान पर गांव के बाहर होता है। इसके साथ-साथ जन्म से मृत्यु तक के प्रमुख संस्कार हिंदुओं के समान होते हैं। ठीक है, अगर पंचायत व्यवस्था देखें तो इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है, जो समाज में न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी होती है। ठीक है, जिनके सर्वोच्च अधिकारी तखत, मुंसीफ, दरोगा और सिपाही नाम से जाने जाते हैं। इन सभी के अधिकार वंशागत होते हैं और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। गांव के पंचायत में 3 स्तर होते हैं।
सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया, ये क्रमशः न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ग्राम का मुखिया होते हैं ना। बुक्सा लोग धान की खेती, ठीक है, करते हैं। इनके साथ-साथ गन्ना, मक्का, गेहूँ, चना भी उगाते हैं, ठीक है। कृषि के अतिरिक्त ये गाय, भैंस, बकरी भी पालते हैं। ये लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं। इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य, लकड़ी, लोहे का काम, मकान बनाना और डलिया बुनना, मछली पकड़ने के लिए जाल बुनना, बर्तन बनाना, ठीक है। परंतु उनकी यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। और ध्यान रहे कि जनजाति के विकास अ, और सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए सरकार ने एक सरकारी योजना शुरू की है जिसका नाम था बुक्सा जनजातीय विकास परियोजना, जो कि 1983-84 में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये हो गया बुक्सा जनजाति के बारे में। और अब हम लोग आगे देखते हैं एक और जनजाति, इम्पोर्टेंट जनजाति है जिसका नाम है खरवार या खैरवार जनजाति। ठीक है, खरवार या खैरवार जनजाति अगर हम लोग देखें तो किस जिले में पाई जाती है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, ठीक है, इन जिलों में पाई जाती है। यहाँ पे ये खरवार या खैरवार जनजाति निवास करते हैं। ये अपने को बिहार के रोहतास से आया हुआ मानते हैं। ये अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये था। और इनकी अगर उपजातियों में बात करें तो सूर्यवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मौगती, मोझयाली, गोजू, उर्मिया आदि, है ना? ये शरीर से अगर इनका जो विशेषताएँ देखें तो ये शरीर से बलिष्ठ और बहादुर होते हैं। इनकी स्त्रियाँ भी पुरुषों की भाँति हिम्मती होती हैं, ठीक है ना? और इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है तथा किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं। मुख्यतः खरवार जनजाति के लोग अनुनासिक शब्दों का प्रयोग अधिक करते हैं, जैसे जिनमें रे, तोर, मोर, केकर, ओकर आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। और वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में इनके पुरुषों का पारंपरिक पहनावा केहून तक धोती, गंजी एवं सिर पर पगड़ी है तथा स्त्रियों का साड़ी, चोली एवं आभूषण, ठीक है। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। ये लोग बघौस, वसंती और दुल्हा देव, घमसान, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी-देवताओं के अतिरिक्त जंतुओं में नाग आदि की पूजा करते हैं। ठीक है? तो अगर पर्व की बात करें तो खरवार जीवित पुत्रिका यानी जिउतिया, अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं और इन पर्वों पर नाचते गाते एवं कर्मा लोक नृत्य का आयोजन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मा लोक नृत्य कौन करता है? खरवार है, खरवार जनजाति में करते हैं। ठीक है, खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। इन जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान देना है। और प्रारंभ में ये लोग जंगलों में शिकार, कृषि, पशुपालन और लकड़ी काटने का काम करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा इन क्रियाओं का प्रतिबंधित कर देने के कारण इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। कभी-कभी इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपनी गरीबी के कारण ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेज ही नहीं पाते। इनके बच्चे गाय, बैल चराने, बीड़ी पत्ता तोड़ने एवं लकड़ी काटने का काम करते हैं। सदियों से शोषित रहने के कारण इनकी आर्थिक दशा और भी दयनीय हो गई है। ठीक है? तो ये था खरवार या खैरवार जनजाति के बारे में। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की जान जाते हैं, जैसे जैनसारी जनजाति, ठीक है? तो पहले जनजातियों से संबंधित कुछ विविध आयाम को देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जो जैनसारी जनजाति है, ये जो जैनसारी जनजाति है, इसमें बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है। ध्यान से सुनिएगा। जौनसारी जनजाति में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है। ये लोग बिक्सु, दियाई एवं पांचोई त्योहार मनाते हैं, ठीक है? और ध्यान रहे कि सराई, जंगबाजी, धी, झेला, घुमसू, रासो, घोड़ो, ढूंढचा, अंडे-कांडे आदि जौनसारी जनजाति में प्रचलित प्रमुख नृत्य हैं। ये उनके नृत्य थे, ठीक है ना? सोराई, झेला, रासो, घोड़ा आदि यही सब, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अवस्थित एक माहीगिरी जनजाति जो पहले अनुसूचित जनजाति थी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ओबीसी सूची में शामिल हो गई है। इस समुदाय के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो माहीगिरी जनजाति है, ठीक है? ये बिजनौर जिले में अवस्थित है, जनजाति है। पहले अनुसूचित जनजाति में थी, अब ओबीसी में आ चुकी है। ये समुदाय इस्लाम धर्म को मानते हैं और मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है? गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति ये, ठीक है? गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया इत्यादि जनपदों में पाई जाती हैं, जो अपने को
कोयावंशी अर्थात धरती का प्रथम मानव के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, कोयावंशी, कोयावंशी प्रथम मानव यानी धरती का प्रथम मानव के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके प्रमुख देवता बड़ा देव जी हैं। कौन है? बड़ा देव जी प्रमुख देवता हैं। ध्यान रहे कि गोंड जनजाति भोजली, गोंगो, मड़ई, पोला, विद्री पूजा जैसे पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। ठीक है, भोजली, मड़ई, पोला, ठीक है, विद्री पूजा जैसे पारंपरिक त्योहार मनाते हैं तथा इनके समुदाय की भाषा कौन सी है? गोंडी। क्या है? गोंडी। सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में सैनिटरी मार्ट योजना शुरू की गई थी। ठीक है ना? तो कौन सी योजना थी? सैनिटरी मार्ट योजना 2001-2 में। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने का प्रथा को समाप्त करना था। और उत्तर प्रदेश में केवल एक जनजाति जिला है, सोनभद्र, भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ये चीज़ भी ध्यान देने लायक है ना? भूतिया जनजाति मंगोलिया प्रजाति तराई क्षेत्र ऋतु प्रवास यानी सीजनल माइग्रेशन करते हैं। ये भूतिया जनजाति के बारे में है। तो मंगोली प्रजाति के होते हैं भूतिया जनजाति, प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। ये जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं यानी सीजनल माइग्रेशन करते हैं। तो भूतिया जनजाति भी हो गई आपकी। गोंड जनजाति के बारे में भी हम लोग जान लिए। माहीगिरी जनजाति के बारे में जान लिए कि बिजनौर जिले में एसटी में, ओबीसी में धर्म इस्लाम व्यवसाय मछली पकड़ना हो गया। ठीक है, गोंड जनजाति के बारे में महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया आदि जिले में पाई जाती है। कोयावंशी अपने आप को कहते हैं यानी कि प्रथम मानव है धरती के और देवता इनका बड़े देवता है और भाषा इनका क्या है? गोंडी है। त्योहार में भोजली, मड़ई और पोला है। भूटिया जनजाति में हम लोग देख सकते हैं मंगोल प्रजाति के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और सीजनल माइग्रेशन करते हैं। और ये देखिए कि सोनभद्र जो है ये यूपी में केवल एक जनजाति जिला है। ये भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। और सैनिटरी मार्ट योजना 2001-2 का है। उद्देश्य सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को देख लिया है। ठीक है।